जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले कर दिया है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। कांग्रेस पर प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखा हमला बोला है। दो एनडीए ने चुटकी ली है। आप ये जो झोला पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी का झोला धोती है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी और एलजेपी ये जेडीयू का झोला धोती है और आप भी बीजेपी का ही झोला ढोते हैं। पीके कभी कांग्रेस की रणनीति बनाते थे, आज उसी कांग्रेस को कोसते हैं। पीके की राजनीति दिशाहीन और अवसरवादी है। पीके को पहले तय करना चाहिए कि वो जनसेवा करना चाहते हैं या सिर्फ अपने ब्रांड को बेचकर सुर्खियां बटोरना। रही बात कांग्रेस की, तो आज वे राजद की झोला पार्टी बनकर रह गई है। बिहार की जनता को हर बार आदरणीय नीतीश कुमार जी पसंद है। बिहार में विकास की गंगा बह रही है। बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होना है। पॉलिटिकल ठग भी बिहार में घूम रहे हैं। जब जब जिसने भी कांग्रेस पे बिना वजह उस पे उंगली उठाई है तो उनका ही बुरा हाल हुआ है। शायद पीके भूल गए गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली बुलाई थी, उसका क्या अंजाम हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर जी ये दोनों लालू जी के पीछे लगू हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे लोग लालू जी पर परजीवी हैं। लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर काम करने वाली पार्टियां हैं। राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। परेशान किशोर जी बहुत बड़े पॉलिटिकल ठग हैं। उनका राजनीति में खुद का कोई वजूद नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर पार्टियों से मिलकर झोला उठाने का खुद वो काम करते हैं और दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहां पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। भले वो इधर उधर जितना भी तमाशा कर लें, टिकट को कुछ हासिल करने के लिए, कुछ इधर उधर की बात करने के लिए, कुछ सिगुफा के लिए, लेकिन ये सच है कि लालू दरबार से इतर कांग्रेस की कोई हैसियत बिहार में नहीं रही है। और कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है और पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार के गोद में खेल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार कह रहा है कि उसके दबाव में आकर के मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। और अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और उन्होंने कई और भी बातें लिखी हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, आपको दिखा रहे हैं। पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा है, अपने हक की सौगात जातिगत जनगणना तो अभी शुरुआत है, अभी आगे भी लेकर रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए चुनाव में सीटें आरक्षित करेंगे। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग। और वही देखिए ठेकेदारी में आरक्षण की बात। इधर मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करवाएंगे। ये पॉइंट वाइज देखिए बुलेट पॉइंट के आधार पर उन्होंने लिखा है कि अभी और क्या क्या करवाना है। आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाने की भी बात तेजस्वी यादव जो है वो लिख रहे हैं। तो एक तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना कराया गया है, अब इसी तरीके से जो केंद्र सरकार अब हर जगह कराने की बात कर रही है जातिगत जनगणना, तो विपक्ष का कहना है कि विपक्ष की वजह से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे हम लोग मौसम की। मौसम से पहले तेजस्वी यादव
के एक पोस्ट पर देखिए बीजेपी ने क्या पलटवार किया है वो आपको दिखाते हैं। मुर्गा को लगता है कि उसके बांग देने से ही सुबह होती है, लेकिन असलियत सभी को पता है। तेजस्वी यादव जी को भी मुर्गे की तरह गलतफहमी हो गई है। किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी का हित देखती है। तेजस्वी यादव जी के पास अब चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा, इसलिए तिलमिलाए हुए झूठे वादे और दावे की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। देखिए बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 25 जिलों में आंधी, ओलावृष्टि और ठंडा का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिनों में 10 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और आपको ये भी बता दें कि 9 मई के बाद फिर से लू चल सकती है। संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 25 जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ ठनका गिरने, ओलावृष्टि के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, इसके साथ साथ कई और जिले जो हैं शामिल हैं। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के लोगों से अपील की गई है कि अगले 5 दिनों तक पूरी तरह से सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा बढ़ने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है और रुक रुक कर कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। तो किसानों से भी अपील की गई है कि आप सावधानी बरतें और जो फोरकास्ट किया गया है उसके आधार पर अगले 8 मई तक बिहार में जो है मौसम इसी प्रकार का रहेगा और 9 तारीख से जो है अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिलेगा, साथ ही हीट वेव का भी असर रहेगा। लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना है और राजधानी पटना में भी बात करेंगे तो अधिकतम तापमान जो है उसमें काफ़ी कमी आई है और इसके साथ साथ लोग जो है आसानी से जो है अपना काम काज कर रहे हैं। अगले 5 दिनों तक राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की है और इसके साथ साथ 9 तारीख से हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर अब गोपालगंज से, जहां पर बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो चुका है। तापमान में कमी की वजह से भीषण गर्मी से राहत भी लोगों को मिली है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज मौसम फिर करवट ले सकता है, क्योंकि कल ओलावृष्टि और बारिश हुई और आज सुबह से हल्की धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम सुहाना होने और हल्की धूप निकलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कल बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में आज सुबह से हल्की धूप निकली हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि आज भी हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश के दौरान लोगों से खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भागलपुर में तेज आंधी पानी के बाद अब मौसम काफी सुहाना हो चुका है। तापमान में कमी आने से लोगों को चिलचिलाती हुई धूप और उमस भरी गर्मी से राहत भी मिल रही है। तो देखिए भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में हाल के दिनों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। देर शाम जिले में हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में लगातार पारा चढ़ रहा था, 40 के करीब पारा पहुंच गया था, जिससे कि लोगों को सुबह में ही चिलचिलाती धूप और दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और देर शाम जोरदार बारिश हुई है, तो ऐसे में आज सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में
हल्के बादल भी छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भागलपुर में मौसम में बदलाव हो रहा है तो इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो वहीं देर शाम हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद आम और लीची के फसल को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार और झारखंड में हो रही बारिश के कारण पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। नवादा में तिलैया नदी मई जून में सूखी रहती थी, लेकिन नदी अभी पानी से लबालब भरी हुई है और इस नदी के किनारे बसे गांव के लोगों का ये कहना है कि मई जून में उन्होंने कभी इसमें पानी नहीं देखा, लेकिन इस साल अप्रैल और मई में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण तिलैया नदी उफान पर है। खबर राजगीर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना को बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। में बिहार खेल के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज वही बिहार खेल के मामले में पूरे दुनिया में जो है अपनी पहचान बना रखी है। आपको बता दें कि ये अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के राज्य खेल अकादमी राजगीर में, जहां देख सकते हैं ये राज खेल अकादमी है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खिलाड़ियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बास्केटबॉल, हैंडबॉल और जो है इंडोर हॉल का जो है निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही हॉकी टर्फ प्रैक्टिस जो है वहां करने के लिए जो प्रैक्टिस खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए जो है हॉकी टर्फ लगाया गया है, जिसका भी आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात देंगे, ताकि जो खिलाड़ी यहाँ पर जो पहुँचेंगे तो सभी तरह की जो है सुविधा प्राप्त करेंगे। साथ ही यहाँ पर खेल को है अपना खेल के प्रति अपना जलवा भी दिखाएंगे। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। बड़ी खबर फुलवारीशरीफ से सामने आ रही है, जहां पर एक गेस्ट हाउस में झारखंड के एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक 1 अप्रैल से गेस्ट हाउस में रह रहा था। अचानक उसके कमरे से खून निकलता हुआ देख गेस्ट हाउस की मैनेजमेंट टीम ने पुलिस के पास फोन किया। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस की टीम ने रूम का दरवाजा तोड़ा तो कमरे के पंखे से युवक का शव लटका हुआ मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। शांति गेस्ट हाउस के कमरे से खून बाहर आ रहा है, तो इस संबंध में रिपल अधिकारी को सूचना दिया गया तथा एफएसएल टीम को भी बुलाया गया इस गेस्ट हाउस पर। तथा एफएसएल टीम के सामने तथा थाना के सामने जब गेट को खोला गया तो गेट के अंदर से एक शव रस्सी से लटका हुआ अंदर बरामद किया गया है तथा उसी शव से खून जो है वो कमरे से बाहर आ रहा था। एफएसएल टीम द्वारा जो भी साक्ष्य है उसको संकलन किया जा रहा है तथा अभी जो मृतक है उसकी पहचान सुमन यादव झारखंड का रहने वाला गिरडी के रूप में हुआ है। खबर पटना के परसा बाजार से है, जहां पर पिस्टल लहराकर दबंगई करते 4 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चारों को पकड़ लिया है। 3 को पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक आरोपी युवक से पूछताछ हो रही है। आरोपी परसा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने हथियार को नकली बताया है। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव में आपसी विवाद के बाद अपना दबदबा कायम रखने के लिए लड़कों ने पिस्टल लहराई थी। अब खबर आरा से, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो शाहपुर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और इस मामले में पुलिस ने आशुतोष पांडे और कृष्णा पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिवार में प्रेम मोहल्ले लोग कुछ सोचे। नीट पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि वो पिछले साल 5 मई 2024 को नीट परीक्षा पेपर लीक के दौरान गुजरात में था। गोधरा के जिस जय जलाराम स्कूल के एग्जाम सेंटर पर नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, वहां पर उस सेंटर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। तो इस परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील करवाई थी। मामला सामने आने के बाद गुजरात पुलिस की एसआईटी ने स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और वडोदरा के शिक्षा
सलाहकार परशुराम राय और उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ वोहरा को गिरफ्तार किया था। विभोर आनंद मूल रूप से देखिए बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया के मुताबिक विभोर आनंद एक डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर का रिश्तेदार है। पेपर लीक के दौरान संजीव मुखिया उसके संपर्क में था। आरोपी विभोर आनंद स्टूडेंट्स और अभिभावकों से सीधे डील करता था और उन्हें परशुराम राय से मिलाता था। तो परशुराम वडोदरा में दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए सलाह देने और वीजा फॉर्म चलाता है। जब अभ्यर्थी डील के लिए राजी हो जाते हैं तो आनंद को कमीशन मिलता था। संजीव मुखिया बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी अपना नेटवर्क चलाता है। सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद गुजरात पुलिस गोधरा नीट यूजी धांधली केस मामले में पूछताछ के लिए संजीव मुखिया को अपने साथ अहमदाबाद ले जा सकती है। अब किशनगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देखिए टेढ़ागाछ में फुलवरिया बाजार रेदुआ नदी किनारे शराब की बोतलें मिली और यहां पर नदी किनारे शराब की बोतलें मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। लोगों के अनुसार बकरी दफनाए गए बच्चों ने जब गड्ढा किया तो वहां पर गड्ढे से शराब मिली और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से शराब की 17 बोतलें बरामद की है। अब जांच की बात कही जा रही है इस मामले को लेकर। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जब बच्चे ने नदी किनारे गड्ढा करना चालू किया तो वहां पर बोतलें, जो शराब की बोतलें दफनाई हुई मिली हैं। 17 बोतलें शराब की वहां से बरामद की गई हैं और ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस कह रही है इस मामले में जांच की जाएगी कि आखिर शराब की बोतलें नदी किनारे कैसे पहुंची। सीतामढ़ी से खबर है, जहां पर शराब की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड का सहारा ले रही है। दरअसल नानपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब का पता लगाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली। इस दौरान सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस के इस एक्शन से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। लालपुर रायपुर में हम लोग छापामारी किए तो लगभग 200 कच्चा माल विनिष्ट किए। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाज नहीं आ रहे इस काम से? लोगों को बहुत बार मैंने समझाया कि सब छोड़ दो, बहुत लोग तो छोड़ दिया। और अब बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां पर मरीजों को अस्पताल में लाने और ले जाने वाला एम्बुलेंस शराब तस्करी का सबसे बढ़िया माध्यम बन गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो घाटी थाना क्षेत्र के सदातपुर की है, जहां पर एक एम्बुलेंस की छत में बने हुए तहखाने से करीब 4.5 लाख की शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रतिदिन चौकन्ना रहते हैं शराब स्मगलिंग को लेके। और इसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एम्बुलेंस से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से शराब की खपत आने वाली है और यहाँ ही डिलीवरी इसका होने वाला है। इसी सूचना पर हम लोग कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदातपुर शिवनगर एक जगह है जहाँ की इस एम्बुलेंस को खड़ा पाया और जब इसके ड्राइवर की तलाश की तो इसका ड्राइवर मोहम्मद अनीस, जो कि वहीं पे एक लॉज में प्राइवेट ये भाड़ा पर लेके रहता है, उसको हम लोगों ने पहले कवर किया और जब उससे पूछताछ करने लगा तो वो भागने का प्रयास किया। शक होने पर उसको पकड़कर जब एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो एम्बुलेंस के छत पे हिडन बॉक्स बना के, गुप्ता खाना बना के भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में नदी कटाव की समस्या दिन प्रतिदिन अब भीषण रूप लेती जा रही है, जिससे अब लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का कटाव होने से और बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से धीरे धीरे नदी गांव की ओर प्रवेश कर रही है और यही वजह है कि रतवा नदी का जब भी जलस्तर बढ़ता है, यहाँ पर पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए,
ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अमित शाह ने कहा कि इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता है लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने सेना को आतंकवाद के खात्मे के लिए खुली छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।